So next topic is law of conservation of momentum. देखिए हमने एक्शन रिएक्शन लॉ को स्टडी कर लिए, तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें किस तरह के फिनोमेना में देखने को मिलेगा। ओके, इसमें ये स्पेशली हम लोग कोलिजन के लिए बात करेंगे। दो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे होंगे और कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, तो कोलिजन में सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए पहले, फिर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे मेरे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है ये 2 किलोग्राम्स है and this object is moving with the speed of 5 meter per second in this direction, and another object which is moving in the opposite direction and it is moving with the speed of, it is also 1 kilogram, ये 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, ये 1 किलोग्राम का जो ऑब्जेक्ट है ये 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है। दोनों के मासेस अलग है लेकिन स्पीड सेम है। तो ये तो जनरल एक एग्जांपल है। अभी दोनों जब एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन की। एंड आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने से इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा, इनकी वेलोसिटीज में चेंज आएगा। हो सकता है कि डायरेक्शन भी चेंज हो जाए, हो सकता है कि इनकी वेलोसिटी की क्या हो जाए, डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। तो जब ये कोलाइड करते हैं तो ये वाली जो कंडीशन है ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद की बात करते हैं। ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, अब इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है, 2.5 मीटर पर सेकंड। तो जब ये इससे कोलाइड करता है कोलिजन के बाद में इसकी स्पीड तो 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और जैसे ही इससे स्ट्राइक करता है, इसको स्ट्राइक करता है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और कितनी स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो आंसर है 10 मीटर पर सेकंड से। तो ये कंडीशन है बिफोर कोलिजन एंड दिस कंडीशन इज आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन तो ये एक सिस्टम है जिसमें दो क्या है, दो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। तो बिफोर कोलिजन में ये पूरा सिस्टम, इसको पूरे को सिस्टम बोलेंगे हम, और इस सिस्टम में आपको दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या होगा। टोटल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉडी प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकेंड बॉडी। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। 2 किलोग्राम है मास और वेलोसिटी है 5, सो इट्स मोमेंटम इज 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और इसका मोमेंटम कितना होगा, मास है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 5, सो 1 into 5, दिस विल बी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। टोटल मोमेंटम कितना आएगा, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 10, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है 5, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब कोलिजन के बाद की बात करते हैं। ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, अभी ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, सो 2.5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 into 2.5, 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये आएगा 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, इसके बाद में दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो 1 किलोग्राम और 10 की स्पीड से मूव कर रहा है, सो 1 into 10, दिस विल बी 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका मोमेंटम आएगा। अब एक देखिए, कोलिजन के बाद भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम कैसा रहेगा, सिस्टम का टोटल मोमेंटम रहेगा 15 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक तो ये एग्जांपल ले सकते हैं हम इसमें। ओके, लेकिन इसमें हमें डायरेक्शन भी तो कंसीडर करनी पड़ेगी, डायरेक्शन भी साथ में कंसीडर करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो मोमेंटम होगा, अच्छा अगर स्केलर क्वांटिटी की बात करोगे, सिस्टम का टोटल मोमेंटम बताना है, टोटल मोमेंटम में सिर्फ वैल्यू बताई जाएगी, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, डायरेक्शन नहीं बताएंगे, टोटल मोमेंटम में सिर्फ वैल्यू बताएंगे। तो इसका मोमेंटम 10, इसका मोमेंटम 5, टोटल मोमेंटम है सिस्टम का 15। अब आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, इसका मोमेंटम कितना है,
2 into 2.5, this will be 5 kilogram meter per second. 1 into 10 meter per second, this will be 10 kilogram meter per second. तो कोलिजन के बाद 10 + 5 अभी भी सिस्टम का मोमेंटम कितना आ रहा है, 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो इससे सीधी सी बात ये पता लग रही है कि इन कोलिजन देयर विल बी द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, द मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ये कांस्टेंट रहेगा। तो कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद में टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन कंजर्व्ड। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोला जाता है। अब हम इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं, इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर उसको डिस्कस करते हैं। When two bodies act upon one another, when two bodies act upon one another, comma, their total momentum remain their total momentum remains conserved. कंजर्व का मतलब है कांस्टेंट रहेगा। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्स are acting on them. No external forces are acting on them. ओके, अब इसके बाद में इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या बिफोर इंटरेक्शन लिख सकते हो। जब दो बॉडीज इंटरेक्ट करेंगी, कोलाइड करेंगी, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। तो ये स्टेटमेंट आप इसमें याद रखें। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर, जब दोनों बॉडीज कोलाइड करती हैं और इंटरेक्ट करती हैं, उस समय पर उनका जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। कंजर्व का मतलब है कि वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कोलिजन के पहले भी जितना था, कोलिजन के बाद भी उतना ही रहेगा। प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन देम, बस कंडीशन ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए। ये अपने आप टकरा रहे हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट को मोशन में, इस ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी और इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ वेलोसिटी क्रिएट की, तो ये भी मोशन में था, ये भी मोशन में था, हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे। तो अगर हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे थे तो ये अपने आप ऐसा कोलाइड करेंगे, उस समय पर इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट को पकड़ करके खुद यहाँ पर ऐसा लेकर के आ रहे हैं, इस पर फोर्स अप्लाई करके, तो उस समय पर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा। तो बॉडीज का, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो सिर्फ उस कंडीशन में कंजर्व रहता है जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा। So total momentum before interaction is equal to total momentum after interaction. अब देखिए हम इसके अंदर डायरेक्शन को साथ में कंसीडर करते हैं। अगर हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे तो एक डायरेक्शन प्लस लेनी पड़ेगी, दूसरी डायरेक्शन को माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट कैसा जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस डायरेक्शन को प्लस मान लिया, सो इट इज मूविंग इन द प्लस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड एंड इट इज मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन -5 मीटर पर सेकंड। तो ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब एग्जांपल में देखिए क्या चेंज है। हाँ जी, ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट +5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, इसका मोमेंटम आ रहा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है ये -5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो 1 किलोग्राम है लेकिन वेलोसिटी -5 है, तो 1 इंटू -5 दिस विल बी -5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम पॉजिटिव आएगा, इसका मोमेंटम नेगेटिव आएगा, क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मोमेंटम भी नेगेटिव होगा। तो 10 - 5 करेंगे, सो दिस विल बी
5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये इस सिस्टम का मोमेंटम होगा। अब दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है 2 किलोग्राम का, ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा। पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी? पहले इसकी वेलोसिटी 5 थी, या इसकी वेलोसिटी को और कम कर देते हैं, चलो ये इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे टोटल बताना होगा इसका, दोनों किस डायरेक्शन में। ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद 1 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करता है, और ये 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट 3 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट कर देते हैं। कोलिजन से पहले इधर मूव कर रहा था, लेकिन जब ये 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट इससे कोलाइड करता है तो इस पर जो फोर्स लगता है, उस फोर्स के लगने से इसकी जो वेलोसिटी है इसके रिवर्स डायरेक्शन में हो जाती है। ये पहले माइनस डायरेक्शन में मूव कर रहा था कोलिजन के बाद, अब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो इस केस में इसका मोमेंटम क्या होगा? इसका मोमेंटम पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये डायरेक्शन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग प्लस से लिख रहे हैं। सो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे 2 into 1, इट्स मोमेंटम इज 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे 1 into 3, मास इंटू वेलोसिटी, मास है 1 किलोग्राम, वेलोसिटी है 3, सो 1 into 3, मोमेंटम इज +3। तो इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव आएगा, इसका मोमेंटम भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज दे आर ऑल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि ये दोनों किस में मूव कर रहे हैं? पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, सो द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन से पहले भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम, कोलिजन से पहले सिस्टम का टोटल मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, और कोलिजन के बाद भी सिस्टम का टोटल मोमेंटम 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो डायरेक्शन कंसीडर करना चाहें तो डायरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमें करनी होगी, जो भी क्वेश्चंस हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आपको प्लस माइनस देखना पड़ेगा, उसमें आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये बता रखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेना, दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेना। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कौन सी डायरेक्शन को प्लस ले रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन को माइनस ले रहे हैं। तो इस तरह से सिस्टम का टोटल मोमेंटम कोलिजन से पहले भी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड था, और कोलिजन के बाद भी 5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ही है। So this is the law of conservation of momentum. Total momentum before collision is equal to total momentum after collision, या interaction बोल सकते हैं आप इसको। और इन दोनों ही केसेस में क्या अप्लाई नहीं हो रहा था? नो एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग। अब ये वो फिनोमेना है जो स्पेस में हो रहा है। स्पेस के अंदर किसी भी तरह का मीडियम नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। तो जो ऑब्जेक्ट जितनी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हमने ऑब्जेक्ट को जितनी भी वेलोसिटी उसको प्रोवाइड कर दी, वो उसी वेलोसिटी से मूव करेगा। अब जब दो ऑब्जेक्ट स्पेस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, उस समय पर क्या होगा? उस समय पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो काम करेगा नहीं। हमने इस ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो किया 30 मीटर पर सेकंड से, तो ये 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब हम इस पे फोर्स थोड़ी लगा रहे हैं, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया इस डायरेक्शन में। तो जब हमने इसको 40 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो ये इसी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। तो ये दोनों ऐसा ट्रेवल करते हुए एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। अब कोलिजन के बाद हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में चले जाएं, कोलिजन के बाद ये हो सकता है दोनों ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चले जाएं, या दोनों की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए। दोनों की डायरेक्शन रिवर्स होती है, वो सिर्फ एक ही कंडीशन में होती है, जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास सेम होता है। जब दोनों ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा? सेम होगा। और उस समय पर जब ये कोलाइड करेंगे तो हो सकता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाए, ये भी पॉसिबल है इसमें। तो वो तो स्पेशल केसेस आ जाएंगे, वो 11th क्लास के टॉपिक है। अभी 9th के हिसाब से आपको ये स्टडी करना है, आपको सिर्फ इस कोलिजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से अप्लाई की जाती है। और ये मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे अप्लाई करना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। अब देखिए, मैथमेटिकली हम इसको प्रूफ करके बताते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल के थ्रू हम इसके फॉर्मूलाज को बताएंगे।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना इसको। So condition is, this is the first object, its mass is m1, ये पहला ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m1 and it is moving with the velocity of u1, ये u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इनिशियल केस है तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, इसके बाद में एक दूसरा ऑब्जेक्ट है विच इज मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन, जो सेम स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और सेम डायरेक्शन में जा रहा है। So this is first object of mass m1 and its initial velocity is u1, इसकी initial velocity u1 है। Another object is moving on the same straight line and that object is having mass m2 and its initial velocity is u2 and the condition is u1 is greater than u2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो वो सेकंड से कोलाइड करेगा। अब जैसे मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये कंडीशन नहीं लेंगे, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस कभी चेंज ही नहीं होगी। ये भी 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, ये भी 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रहा है, तो दोनों 30 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल करेंगे और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज और इंक्रीज कुछ भी नहीं होगा, तो कोलिजन के चांसेस ही नहीं है। तो हमें ऐसा केस कंसीडर करना है। अच्छा, अगर दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा हो तो, अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये तो ऐसा आगे निकल जाएगा और ये धीरे धीरे पीछे आ रहा है, तो इस केस में इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है तो फिर ये कोलाइड नहीं करेंगे, तो सिर्फ एक ही कंडीशन में कोलिजन पॉसिबल है, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हायर होगी सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। तो सेकंड ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो 50 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो ये 20 मीटर पर सेकंड से चलेगा, ये 50 मीटर पर सेकंड से चलेगा और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होती जाएगी और लास्ट में जाकर के ये इससे कोलाइड करेगा। तो ये सिर्फ एक कंडीशन है जिसमें ये कोलिजन पॉसिबल है। अगर दोनों की वेलोसिटी सेम होगी कोलिजन नहीं होगा, अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हायर होगी तब ये आगे निकल जाएगा और ये इसके साथ कोलाइड नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हायर है सेकंड ऑब्जेक्ट से एंड दिस इज द कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन की कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन है एट द टाइम ऑफ कोलिजन। एट द टाइम ऑफ कोलिजन ये m1 ये m2, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएगा। जब ये स्ट्राइक करेंगे एक दूसरे को कोलाइड करेंगे तो क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। और कैसे फोर्सेज होंगे, एक्शन रिएक्शन फोर्सेज। बोथ द फोर्सेज आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेज कैसे मैग्नीट्यूड के होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, तो फोर्स किस पे लग रहा है, तो आंसर है सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो सेकंड ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा। लगाने वाला कौन है, 1, सो दिस इज द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू द 1। F21 का मतलब क्या होगा, फोर्स किस पे लग रहा है, फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आकर के स्ट्राइक कर रहा है इसको, तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, सो दिस इज F21, इसको F21 से लिखा जाएगा। इसी तरह से सेकंड ऑब्जेक्ट भी तो इससे टकराएगा, कोलिजन में तो दोनों ही एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक्शन रिएक्शन लॉ अप्लाई होगी। So the first object will also experience a force which is exerted by the second object. So F12 का मतलब क्या होगा कि फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, लगाने वाला कौन है, सेकंड ऑब्जेक्ट। इसको बोलेंगे कैसे, द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट 1 ड्यू टू द ऑब्जेक्ट सेकंड, या ऐसा बोल सकते हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू द सेकंड। अब ये क्लियर है सबको, हैंड रेस करके बताओ। F21 और F12 इन दोनों के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। पहले जो नंबर लिखा जा रहा है फोर्स उस पे लग रहा है, जैसे यहाँ पर पहले 2 लिखा हुआ है तो मतलब ऑब्जेक्ट सेकंड, जो फोर्स है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है पहले तो इसका मतलब है फोर्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और बाद में जो नंबर लिखा हुआ है वो ये बताएगा कि फोर्स कौन लगा रहा है। इसमें फोर्स लगा रहा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट आकर के स्ट्राइक कर रहा है, इसमें फोर्स लगा रहा है सेकंड ऑब्जेक्ट कोलिजन में, एंड these forces are equal in magnitude but opposite in direction. So this is the case at the time of collision. At the time of collision. तो ये collision के टाइम की सिचुएशन हमने लिख दी क्या होगी। इसके बाद में थर्ड, they are moving on the same straight line. After collision, its mass is m1, its velocity become v1 and the velocity of second object becomes
v2, ये फाइनल वेलोसिटी होती है जिसको v से लिखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आंसर है स्मॉल u से। तो अगर u1 u2 लिखा हुआ है तो इनिशियल केस की बात की जा रही है, अगर v1 v2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब फाइनल केस की बात की जा रही है, फाइनल वेलोसिटी की बात की जा रही है आफ्टर कोलिजन। सो दिस इज द थर्ड केस आफ्टर कोलिजन। तो ये कोलिजन के बाद की सिचुएशन है। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने ये स्टडी किया था दैट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ये जनरल फॉर्मूला था, ये जनरल फॉर्मूला था इसका। तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करेंगे किसके लिए? सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू ऑब्जेक्ट 1। सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा है, नहीं पहले F21 कैलकुलेट करें ना, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट 2 ड्यू टू 1 F21 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? जनरल फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। और यहां पर हम लोग लिख देते हैं द कोलिजन लास्ट फॉर टाइम t। कोलिजन कितने टाइम के लिए हो रहा है? t टाइम के लिए हो रहा है। ये वाली सेकंड कंडीशन में जब ये एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं तो कितने टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं? t टाइम के लिए फोर्स लगा रहे हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। अब देखिए फोर्स कौन से ऑब्जेक्ट पे लग रहा है? सेकंड ऑब्जेक्ट पे। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होगा। सेकंड ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में क्या चेंज आएगा? कैसे कैलकुलेट करोगे? फाइनल मोमेंटम, ये रहा इसका मास, ये रही इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो m2 v2 ये किसको बताएगा? फाइनल मोमेंटम को। सो हियर वी विल राइट m2 v2, दिस इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? इसका मास m2 है और इनिशियल वेलोसिटी u2 थी। सो दिस विल बी m2 u2 डिवाइड बाय t। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है कि F21 वाले में m2 v2 m2 u2 आएगा, तो जो नंबर पहले लिखा हुआ है वही नंबर यहां पर लिखना है। फोर्स सेकंड ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होगा। ये सेकंड ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे? सिमिलरली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है तो किसका मोमेंटम चेंज होगा? फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम है और ये डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम है। तो फाइनल मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फाइनल मोमेंटम m1 v1 इनिशियल मोमेंटम m1 u1 डिवाइड बाय t। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग v को भी ऐसा लिखते हैं और u को भी ऐसा ही लिखते हैं। तो अगर आप ऐसा करोगे तो इसमें कुछ आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको डिफरेंशिएशन रखना है कि u लिखा हुआ है या v लिखा हुआ है, क्लियरली पता लगना चाहिए। तो v को आप ऐसा लिखेंगे स्मॉल v, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल आप यूज करेंगे। और u के लिए आप ये स्मॉल u लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसा लिख रहे हैं u को, ये नहीं लिखेंगे, ये लिखोगे तो इसके डिडक्शन होगा मार्क्स का, ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट होगा तो ये स्मॉल v, ये स्मॉल u। आप अपनी तरफ से कोई भी नया सिंबल नहीं बनाएंगे u और v का, फाइनल वेलोसिटी का और इनिशियल वेलोसिटी का। ओके, सो दिस इज द F12। F12 देखो फोर्स लगा रहे, कौन से ऑब्जेक्ट का फोर्स निकाल रहे हैं? फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है, तो सब जगह पर 1 1 लिख देंगे, m1 v1 m1 u1। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट पे फोर्स निकाल रहे हैं तो 2 2 लिख देंगे सब जगह पर, m2 v2 m2 u2। तो बस अगर यहाँ 2 आ रहा है तो सब जगह 2 लिखना है, अगर यहाँ 1 आ रहा है तो सब जगह पे 1 लिखना है। बस ये ध्यान रखना है इसमें। अब हम लोग अप्लाई करेंगे एक्शन रिएक्शन लॉ यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या बताती है? थर्ड लॉ बताती है दैट एक्शन फोर्स इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन फोर्स। माइनस क्यों लगाया? डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा।
तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट सेम फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, बस डायरेक्शन कैसी रहेगी, डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। तो हम मान लो इसको एक्शन फोर्स मान लेते हैं, सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन फोर्स है, तो मैं इसको लिख देता हूँ F21 इज इक्वल टू माइनस रिएक्शन फोर्स इज F12। आप F12 को इधर लिखना चाहें, F21 को उधर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इससे कैलकुलेशन में या रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। कैलकुलेशन में चेंजेस आ सकते हैं, प्लस माइनस के सिंबल का चेंज आ सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम आएगा। तो अगर आप इसको एक्शन फोर्स लिखना चाहते हैं तो इसको एक्शन फोर्स लिख दीजिए, रिएक्शन फोर्स इसको माइनस F21 लिख देंगे। ओके, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है, F21 और F12 दोनों की वैल्यू पुट करनी है। F21 क्या है, F21 है M2V2 माइनस M2U2 डिवाइड बाई T, और F12 की वैल्यू क्या, माइनस, देखो अभी ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो भी वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी करना होगा उसको। सो दिस इज M1V1 माइनस M1U1 डिवाइड बाई T, ये T इधर भी डिवाइड में, इधर भी डिवाइड में, ये कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या आएगी, यहां तक क्लियर है सबको, हैंड रेस करो जल्दी से। F21 और F12 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई? ओके, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में बस इनको अरेंज करना है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बनाया जा सके। ये T से T कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या है, हियर M2V2 माइनस M2U2 इज इक्वल टू, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का हो जाएगा M1V1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस M1V1 प्लस M1U1। अब इसमें ऐसा करना है कि फाइनल वेलोसिटी वालों को एक तरफ कर लीजिए और इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल वेलोसिटी वालों को एक तरफ कर लेंगे। अब इधर M2V2 प्लस का है, इधर M1V1 माइनस का है, तो हम इसको शिफ्ट करेंगे इधर, सो इट विल बिकम पॉजिटिव। तो ये माइनस का जो था इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और ये M2U2 माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आपको इस टर्म को इधर शिफ्ट करना है और इसको इधर शिफ्ट करना है। तो इससे क्या होगा, M2U2 ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा है, ऑलरेडी यहाँ पर है M1U1, तो मैं यहाँ लिखूंगा M1U1, और M2U2 माइनस का था, इसको उधर शिफ्ट किया हमने, सो दिस विल बी M2U2 प्लस, और ये M1V1 इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, सो इट विल बिकम पॉजिटिव M1V1, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या पड़ा था M2V2, तो प्लस में लिख देंगे M2V2। अब देख लीजिए ये फॉर्मूला बन गया ना, ये क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है M1U1, M2U2 ये सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम, ये इसका इनिशियल मोमेंटम, दोनों को ऐड कर दिया, तो क्या बन गया, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो जहां पर M1U1 M2U2 आ रहा है वो कौन सा मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है, दोनों को ऐड कर दिया तो टोटल हो गया। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, और दोनों इनिशियल वाले हैं, इज इक्वल टू M1V1, ये फाइनल कंडीशन है देखो आफ्टर कोलिजन की, M1V1 ये इसका मोमेंटम है आफ्टर कोलिजन, M2V2 ये सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, दोनों को ऐड कर रखा है, तो मतलब किसकी बात की जा रही है, टोटल मोमेंटम की। सो दिस इज द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हेंस प्रूव। तो ये हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प से, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से क्या प्रूव कर दिया, दैट टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हाँ जी, क्लियर है सबको, हैंड रेस करो जल्दी से।